बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अली अमीन गंडापुर ने एक दफा फिर से पूरा पाकिस्तान बंद करने की धमकी दे दी है। ये धमकी उन्होंने पहली दफा नहीं दी, पहले भी कई दफा इस तरह की धमकियां दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान की तरफ से अब कोई शिकायत मिली तो पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान को कभी खाना नहीं दिया जाता तो कभी बिजली बंद कर दी जाती है। वफाकी और पंजाब हुकूमत को वार्निंग देता हूं कि इमरान खान की कोई भी शिकायत आई तो पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया जाएगा। इमरान खान से गद्दारी करने वालों की जमात में कोई जगह नहीं है। आपको पता है कि अली अमीन गंडापुर साहब के मुंह से कभी छोटी बात नहीं निकलती, जब भी वो बात करेंगे बड़ी बात करेंगे। और अफसोस वाली बात ये होती है कि वो जो भी कहते हैं, जो कि धमकी देते हैं, जो भी तड़ी लगाते हैं, जो भी बड़ी बात करते हैं, उसके ऊपर अमल नहीं करते। प्रैक्टिकली बिल्कुल सिफर। और जहां तक वो बात करते हैं ना कि जो भी इमरान खान से गद्दारी करेगा, जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गद्दारी करेगा तो उसे पार्टी से ही बाहर निकाल देंगे। सबसे पहले गंडापुर साहब आप ये बताएं कि क्या आप इमरान खान के साथ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वफादार हैं? आपने आज तक कौम को यह बात बताई है कि आप 8 घंटे तक कहां गायब रहे? आपने आज तक कौम को यह बात बताई है कि इमरान खान ने तो आपको हुक्म दिया था कि आपने इस्लामाबाद डी चौक में पहुंचना है, वहां पे आपने स्टे करना है, आपने एहतजाज करना है, और जब तक मैं ना कहूं आपने वहां से नहीं हिलना। तो बताएं कि आप डी चौक में क्यों नहीं पहुंचे? आपने आज तक कौम को यह बताया कि आप 28 घंटे तक कहां गायब रहे थे, और आप अपने साथ आने वाले लोगों के साथ धोखा करते हुए, 2 नंबरी और फ्रॉड करते हुए वहां से चोरों की तरह और इश्तिहारियों की तरह गायब हो गए और जाके केपी के हाउस इस्लामाबाद में छुप गए। आपने कभी यह बताया कि आपने उस दिन पुलिस का सामना क्यों नहीं किया था, और आप जब बरामद हुए तो केपी के असेंबली में बरामद हुए? आपने कौम को कभी यह बताया कि आपने जब भी एहतजाज की कॉल दी तो वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गई और कोई भी बंदा एहतजाज करने के लिए बाहर नहीं निकला? आपने कभी यह बताया कि इमरान खान साहब ने आपको हुक्म दिया था कि आपने लाहौर में भरपूर तरीके से एहतजाज करना है और आपने जलसे में शिरकत इख्तियार करनी है, तो आप लाहौर में बर वक्त क्यों नहीं पहुंचे? आपने यह भी ऐलान किया था कि अगर 26वीं आईनी तरमीम हो गई तो हम भरपूर तरीके से एहतजाज करेंगे और पूरे पाकिस्तान को बंद कर देंगे। तो बताएं, आपने एहतजाज किया? आपने पाकिस्तान को बंद किया? नहीं। आपने यह भी कहा था कि अगर इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात ना करवाई गई तो हम पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे, हम भरपूर तरीके से एहतजाज करेंगे। तो इमरान खान साहब से तो आपकी मुलाकात ना करवाई गई, तो क्या आपने पूरे पाकिस्तान को बंद किया? आपने ये कहा था कि अगर मंसूर अली शाह साहब को पाकिस्तान का चीफ जस्टिस ना बनाया गया तो हम भरपूर तरीके से एहतजाज करेंगे और पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे। लेकिन आप जस्टिस यहिया अफरीदी साहब को जब बतौर चीफ जस्टिस नामजद किया गया और उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब में आप शामिल हुए थे, तो आप बताएं कि क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और इमरान खान के साथ मुखलस हैं? क्या आप इनके साथ वफादार हैं? मैं समझता हूं कि सबसे पहले आपको खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। आप बड़ी बड़ी बातें कर लें, बड़ी बड़ी मूछें रख लें, बड़ी बड़ी धमकियां दे लें, आप कह लें कि इमरान खान को मैं 2 हफ्तों के अंदर रिहा करवा दूंगा, तो बताएं आप किधर थे? आपने जो वादा कौम के साथ किया, आपने क्या वो वादा पूरा किया? बिल्कुल भी नहीं किया। आप इमरान खान के साथ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बिल्कुल भी वफादार नहीं है। तो फिर इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करके लोगों को इस तरह आप बेवकूफ ना बनाया करें कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। हालांकि प्रैक्टिकली आपने ना कुछ किया और ना ही आप कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपके साथ सबसे बड़ा मसला यह है कि आपके पास लीडरशिप की कमी है। बहुत सारे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनके खिलाफ मुकदमात हैं और वो छुपे बैठे हुए हैं, और जहां पर छुपे हुए हैं वहीं पे बैठे बैठे सोशल मीडिया के ऊपर ये अनाउंसमेंट कर देते हैं, जी इमरान खान की जिंदगी हमें सबसे ज्यादा अजीज है, हमें अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है, हम निकलेंगे, हम एहतजाज करेंगे। तो आप ये बताएं कि आपकी लीडरशिप कहां है? देखें, जब तक आपकी लीडरशिप घरों से बाहर नहीं निकलेगी, वो पुलिस का और मुकदमात का सामना नहीं करेगी, लोग आपका साथ नहीं देंगे। तो आप जितने मर्जी एहतजाज की कॉल दे लें, जब तक आपकी लीडरशिप बाहर नहीं निकलेगी, लोग आपके साथ शामिल नहीं होंगे। तो लिहाजा मेरी आपसे ये गुजारिश है
کہ اس طرح بلا وجہ لوگوں کو ایکسپلائٹ نہ کریں اور لوگوں کو بلا وجہ بیوقوف بنانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ آپ اتنے جوگے نہیں ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ پشاور ہائی کورٹ کا بشرا بی بی کو درج مقدمات میں گرفتار نہ کرنے کا حکم ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کو درج مقدمات میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے مقدمات کی تفصیل طلب کر لی ہے۔ بشرا بی بی کی رہائی ہو چکی ہے اور آئی ایم شور کہ ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی بھی مقدمہ پورے پاکستان میں نہیں ہے، لیکن شاید بشرا بی بی کو خدشہ ہے اس حوالے سے کہ اس کے خلاف کے پی کے میں تو کوئی مقدمہ نہیں ہے، لیکن پنجاب کے اندر ان کے خلاف مقدمات ہو سکتے ہیں، یہ ان کا ایسا خیال ہے۔ اور اسی وجہ کو جاننے کے لیے کہ ان کے خلاف کتنے مقدمات درج ہیں، پشاور ہائی کورٹ میں انہوں نے ایک پٹیشن فائل کر دی۔ تو جسٹس صاحب نے سوال پوچھا کہ میرا خیال ہے کہ پشاور میں تو آپ کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہے، تو بشرا بی بی کے وکیل نے یہ کہا کہ یہ بات درست ہے کہ پشاور میں ان کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہے۔ تو جسٹس صاحب نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ کیا میرے پاس ایسا کوئی اختیار موجود ہے کہ دوسرے صوبے میں اگر کوئی مقدمہ درج کیا گیا ہے تو میں اس کا ریکارڈ طلب کر لوں یا اس حوالے سے آپ کو پروٹیکٹیو بیل دے دوں؟ تو وکیل صاحب نے ان کو کنونس کیا۔ بہرحال جسٹس صاحب کے پاس اختیار موجود ہوتا ہے کہ پورے پاکستان میں جہاں کہیں پر بھی کسی بھی صوبے میں کسی بھی شخص کے خلاف کوئی بھی مقدمہ درج ہو تو کسی بھی صوبے کی عدالت مطلب کہ ہائی کورٹ کے پاس اختیار موجود ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی شخص کی حفاظتی ضمانت منظور کر سکتا ہے، تاکہ اگر کوئی اس کے خلاف مقدمہ ہو تو پھر وہ متعلقہ صوبے میں اور متعلقہ ضلع میں جا کر اپنی ضمانت کروا سکے۔ تو بشرا بی بی کے خلاف میں ایسا نہیں سمجھتا کہ ان کے خلاف کوئی مقدمہ ہو سکتا ہے، آل دو کہ جسٹس صاحب نے ریکارڈ طلب کر لیا ہے کہ اگر ان کے خلاف کوئی مقدمہ ہے تو اس کا ریکارڈ عدالت میں پیش کیا جائے۔ دیکھیں، اگر بشرا بی بی کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہوتا تو پھر انہیں جیل سے رہا نہ کیا جاتا، بلکہ رہائی سے پہلے ہی، بلکہ ان کے مچلقہ جات عدالت میں جمع کروانے سے پہلے ہی انہیں گرفتار کر لیا جاتا۔ اگر اسٹیٹ کی یہ مرضی ہوتی کہ بشرا بی بی کو رہا نہیں کرنا تو ان کے لیے یہ بالکل بھی مشکل نہیں تھا کہ انہیں کسی بھی نئے مقدمے میں نامزد کر کے ان کی گرفتاری ڈال دی جاتی۔ تو میرا نہیں خیال کہ ان کو پشاور ہائی کورٹ میں جانے کی ضرورت تھی اور وہاں پہ ان کو پروٹیکٹیو بیل لینے کی ضرورت تھی یا مقدمات کا ریکارڈ منگوانے کی ضرورت تھی، کیونکہ اگر ان کے خلاف کوئی مقدمہ ہوتا تو گرفتاری ڈال دی جاتی یا کسی بھی نئے مقدمے میں ان کی گرفتاری ڈالی جا سکتی تھی۔ اور اب بھی اگر اسٹیٹ ایسا چاہے گی کہ انہیں کسی نہ کسی نئے مقدمے میں انوالو کرنا ہے یا کسی نئے مقدمے میں ان کی گرفتاری ڈالنی ہے تو اسٹیٹ ایسا کر سکتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہائی کورٹ میں جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اچھی خبر یہ آ رہی ہے کہ ملک میں آئندہ ماہ سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہو جائے گی، اس کا امکان ہے۔ پیٹرول کے نرخ میں 3.29 اور ڈیزل 3.13 فی لیٹر کم ہونے کا امکان ہے اور آئندہ 15 دنوں تک یہ قیمت برقرار رہے گی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافے کا بل جمعے کو ایوان میں پیش کیا جائے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے یہ ایک درست اقدام ہے۔ دیکھیں، مخالفت آپ جتنی مرضی کر لیں کہ ججز کی تعداد میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد خاص طور پر ججز کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے۔ آلتو کہ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ اگر 26ویں آئینی ترمیم منظور نہ بھی ہوتی تو پھر بھی ججز کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ سپریم کورٹ کے پاس اس وقت ٹوٹل ججز کی تعداد 17 ہے، جو کہ بہت کم ہے۔ بہت سارے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے، بے شمار کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، آئینی نوعیت کے بے شمار معاملات سپریم کورٹ کے پاس پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں۔ تو ججز کی اتنی کم تعداد کی وجہ سے کیسز کی صحیح طریقے سے سماعت نہیں ہو سکتی اور بر وقت ان کے فیصلے نہیں ہو سکتے۔ تو اب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ججز کی تعداد میں اضافے کے لیے، یعنی کہ پہلے 17 تھی، اب تعداد کو بڑھا کر 23 کر دیا جائے گا۔ جمعے والے دن یہ بل قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا، کثرت رائے سے اس کو منظور کیا جائے گا، اس کے بعد پارلیمنٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور وہاں سے بھی کثرت رائے سے منظور کرنے کے بعد اس کو صدر پاکستان کے پاس بھیج دیا جائے گا اور صدر مملکت کے دستخط کے بعد باقاعدہ طور پر یہ قانون کی شکل اختیار کر جائے گا اور ججز کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد چونکہ آئینی بینچز علیحدہ کر دیے گئے ہیں آئینی معاملات کو دیکھنے کے لیے، تو موجودہ ججز ناکافی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ججز کی تعداد میں اضافہ کر دیا جائے گا تو پھر کیسز کا جو بہت زیادہ برڈن اس وقت سپریم کورٹ میں موجود ہے اس کو کسی حد تک کم کیا جا سکے گا۔
अच्छा जी, इसके अलावा सिक्योरिटी रूट तोड़ने के केस पर ईमान मिजारी और उनके शोहर का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। ये आपको पता होगा कि चंद दिन पहले ईमान मिजारी और उसके शोहर के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात लगाकर एक FIR का अंदराज किया गया था। आपको पता है कि इंग्लैंड की टीम जब पाकिस्तान में आई तो उस सिक्योरिटी के पेश नजर रस्तों को ब्लॉक किया गया था और रस्तों में कुछ बैरियर लगाए गए थे। तो ईमान मजारी उस वक्त तो कोर्ट अपने खामद के साथ जा रही थी, तो उसने गाड़ी से उतरकर उस बैरियर को हटाया। तो पुलिस का इस पर यह मौकफ था कि इन दोनों मियां बीवी ने कार्य सरकार में मदाखलत की है, हमें जान से मार देने की धमकियां दी हैं, इन्होंने हमें थप्पड़ मारे हैं वगैरह वगैरह। मैं समझता हूं कि आप मान लें कि कार्य सरकार में मदाखलत की है, लेकिन यह जुर्म काबिल जमानत है। आप ये समझ लें कि जान से मार देने की धमकियां दी हैं, तो यह जुर्म भी काबिल जमानत है। आप ये समझ लें कि बैरियर को हटाया गया, तो ये भी कोई ऐसा जुर्म नहीं बनता, ये भी कार्य सरकार में मुदाखलत में आएगा और ये भी काबिल जमानत है। तो मैं समझता हूं कि यहां कौन सी ऐसी दहशतगर्दी हो गई है कि दहशतगर्दी की दफात लगाकर FIR का अंदराज करवा दिया गया। और दूसरे नंबर पे 3 रोजा रिमांड मेरी समझ से बाहर है। देखिए, मैं एक बतौर कानूनदान ये समझता हूं कि जितने भी ऑफेंसेस बनते हैं उस स्टोरी को लेकर, वो सारे के सारे काबिल जमानत हैं। और बिल्कुल भी नहीं बनता था कि 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाता, क्योंकि इस तरह के केसेस जैसे ही किसी मजिस्ट्रेट के पास, या फर्ज कर लें कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ये केस था या वो दफात लगाई गई थी, तो जैसे ही उनको अब्दुल हसनात जुल्करनैन की अदालत में पेश किया जाता, तो अदालत को चाहिए था कि अदालत हुक्म जारी करती कि इनको रिहा कर दिया जाए। मैं समझता हूं कि जज अब्दुल हसनात जुल्करनैन का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर उनको भेजने का फैसला इंतहाई बेहुदा और इंतहाई गलत है, क्योंकि जो कोई भी सूरत हाल थी, कम से कम दहशतगर्दी की दफात लगाना बिल्कुल भी नहीं बनता था, और 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर भेजना ये एब्सोल्यूट एक स्टुपिडिटी और अब्सर्डिटी है। और मैं समझता हूं कि ठीक है, आपने 3 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया, तो आपने उनसे बरामदगी क्या करनी है? मतलब कि उन्होंने कौन सा ऐसा टेरर क्रिएट कर दिया, कौन सी उन्होंने दहशतगर्दी कर दी, कौन सा उनके पास कोई, उनके हाथों में कोई कलाशनकोव थी, कौन सा वहां पर लोग डर और खौफ के मारे भागना शुरू हो गए या कोई भगदड़ मच गई, इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं थी। वो तो बिल्कुल गैर मुसल्लह थे, उनके पास तो कुछ भी नहीं था। तो अब समझ में नहीं आती कि जज साहब ने 3 रोजा जिस्मानी रिमांड किस वजह से दिया है, मतलब कि आप उनसे क्या बरामद करना चाहते हैं? रिमांड तो आमतौर पर यह दिया जाता है ना कि जनाब अभी तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई है, बड़ा सीरियस नोयत का मामला है, उनसे कोई ना कोई बरामदगी करनी है, लेकिन इस तरह की कोई भी ऐसी बात नहीं है। इसके बावजूद भी उनको रिमांड पर भेज दिया गया, ये अदालत का गलत फैसला है। और मैं समझता हूं कि ईमान मजारी और उनके खामद की, पहले मेरा ख्याल था कि आज उनकी जमानत मंजूर हो जाएगी, लेकिन बहरहाल उनकी जमानत नहीं हो सकी, रिमांड पर भेज दिया गया। और आई एम श्योर कि आइंदा 3 दिनों के बाद, क्योंकि 3 दिन का तो उनका रिमांड है, तो 3 दिनों के बाद उनकी जमानत मंजूर हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा इमरान खान साहब की बात करेंगे। उन्होंने डील के कॉन्सेप्ट को मुकम्मल तौर पर निगेट कर दिया है। बहुत सारे लोगों का यह ख्याल था ना, बल्कि अभी भी लोग बड़ी सारी चाय मगोइयां कर रहे हैं कि जी इमरान खान की बहनों को छोड़ दिया गया है, इसके पीछे कोई ना कोई डील है, इमरान खान की मुलाकातों का रास्ता खोल दिया गया है, इसके पीछे कोई ना कोई डील है, इमरान खान की बीवी को छोड़ दिया गया है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ डील है, अली मीन गंडापुर ने इसमें कुछ ना कुछ किरदार अदा किया है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ डील है, बुशरा बीबी के खिलाफ कोई नया मुकदमा नहीं बनाया गया, इसका मतलब है कुछ ना कुछ डील है। लेकिन इमरान खान साहब ने इस सारी सूरत हाल को निगेट कर दिया है। उन्होंने कहा कि मेरी किसी के साथ किसी किस्म की कोई डील ना है और ना किसी के साथ मेरी कोई डील हो सकती है, बल्कि उन्होंने ये तक कहा कि मुझे मिलिट्री कोर्ट ले जाओ, जहां मर्जी ले जाओ, एक कदम पीछे नहीं हटूंगा, अवाम के हकूक और जमहूरियत के लिए मैं डटा रहूंगा, कोई डील नहीं करूंगा। तो लिहाजा मैं भी ये समझता हूं कि इमरान खान के साथ किसी किस्म की कोई डील नहीं हुई, और मैं समझता हूं कि फिलहाल कोई ऐसा इम्कान भी नजर नहीं आता कि इमरान खान के साथ डील हो सकती है। अच्छा, जिसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ऑफिशियल पेज है नया पाकिस्तान, वहां पर एक पोस्ट लगाई गई है और तकरीबन 17 या 18 मुख्तलिफ केसेस का हवाला दिया गया है कि जब साबका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा साहब मौजूद थे, तो उन्होंने अपने दौरे इख्तिदार में, मतलब कि जब तक वो चीफ जस्टिस रहे, 13 माह के दौरान उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कितने फैसले दिए। सबसे पहले इलेक्शन 90 दिन में ना करवाना, दूसरा नंबर
8 फरवरी के इलेक्शन में ब्यूरोक्रेट्स का लगाना। नंबर 3, पीटीआई से बल्ले का निशान ले लेना। नंबर 4, इलेक्शन में पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड पर दरखास्त मुस्तरद कर देना। नंबर 5, पीटीआई रहनुमाओं के घरों पर रेड पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर लेना। नंबर 6, इमरान खान की एक भी पटिशन ना लगाना। नंबर 7, औरतों बच्चों पर मजालम और अगवाकारों के खिलाफ एहतजाज एसएन की दरखास्त पर चुप रहना। नंबर 9, इलेक्शन धांधली पर इस्लामाबाद ट्रिब्यूनल को काम से रोकना। नंबर 10, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शहजाद मलिक के बनाए ट्रिब्यूनल को कल अदम करार देना। नंबर 11, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर मुकम्मल खामोशी और जजेस को मजीद धमकाना। नंबर 12, बुशरा बीबी को गिरफ्तार करवाना। नंबर 13, इमरान खान के केसेस को सुप्रीम कोर्ट में ना लगाना। नंबर 14, पीटीआई के 10,000 वर्कर्स की गिरफ्तारी को दवाम बख्शना। नंबर 15, मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन का ट्रायल दुरुस्त करार देना। नंबर 16, बल्ले पर नदरसानी केस को चंद ही मिनट में निपटा कर दरखास्त खारिज कर देना। और नंबर 17, पीटीआई के 3 बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने के बावजूद पार्टी तस्लीम ना करना। बहरहाल मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी इतराजात हैं वो दुरुस्त हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा साहब बाइस्ड थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उन्होंने मुखालफत की है और हुकूमत को जिस हद तक वो सपोर्ट कर सकते थे उन्होंने सपोर्ट किया। बल्कि मैं समझता हूं कि बड़े बड़े जो केसेस थे, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक पटिशन थी कि 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, तो जस्टिस साहब को चाहिए था कि उसके ऊपर कमीशन बनाया जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इमरान खान साहब की तरफ से एक पटिशन थी कि 9 मई के वाकयात के हवाले से भी जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, जो कि बनाया जाना चाहिए था ताकि असल हकायक अवाम के सामने आ जाते, लेकिन इसके बावजूद काजी फायद ईसा साहब ने कमीशन नहीं बनाया, हालांकि उनको कमीशन बनाना चाहिए था। साबका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा साहब न्यूट्रल नहीं थे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।